Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NEET JEE मास्टर क्लास। बच्चों क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस, जिसका ऑलरेडी मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो आज हम इन डेप्थ इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों आई प्रॉमिस यू, अगर आपने पूरा क्लास देखा तो ये जो चैप्टर है वो आपका हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर चीजें समझ में आती हैं तो कोई भी डाउट है वीडियो को पॉज करना है और कमेंट बॉक्स में आपके डाउट को ड्रॉप कर देना है। ओके बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस, तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका मतलब। ऐसा सारे प्रोसेस जो हमारी लाइफ की सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, वी कॉल देम लाइफ प्रोसेस। एज आई सेड कि इंट्रोडक्शन अपन ने ऑलरेडी कर लिया है। तो अब जो पहला क्वेश्चन है कि ये जो लाइफ प्रोसेस है क्या नॉन लिविंग में भी होगा या सिर्फ लिविंग में होगा। तो बच्चों अब लाइफ प्रोसेस जीवन का प्रोसेस है तो सिर्फ किस में होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग है, हम उसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो पूरा पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें बस आपको ये समझाने का ट्राई किया गया है कि हम लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमने तो फिफ्थ सिक्स्थ में ऑलरेडी पढ़ लिया है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं बच्चों, माइन्यूट एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको हमें बहुत ही प्रिसाइजली पढ़ना है। तो पहला ये बोलते हैं बच्चों कि ऐसी सारी चीजें, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो रनिंग शो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम काऊ को देखें और वो अपनी ग्रास को चबा रही है, या तो एक हम किसी भी आदमी को चिल्लाते हुए देखें तो हम बोल सकते हैं वो लिविंग है। पर अगर वो इंसान सो रहा है तो ये तब तो वो ये सारे काम नहीं करेगा। तो अब हम कैसे डिसाइड करें। तो हम बोल देंगे कि भाई अगर कोई इंसान सो रहा है तो हम उसकी ब्रीदिंग को देखकर चेक कर सकते हैं कि वो लाइव है कि नहीं है। पर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमें पता है वो लिविंग है, पर ना उनमें तो ब्रीदिंग होती ही नहीं है। तो प्लांट के केस में आप कैसे बोलेंगे कि वो लिविंग है। तो आप कह सकते हैं कि अगर प्लांट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है मतलब वो लिविंग है। बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रीन कलर के होते ही नहीं है। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, तो उस केस में हम दूसरा कैरेक्टर कंसिडर करेंगे, दैट इज ग्रोथ। तो अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो हम मान लेंगे कि वो क्या है बच्चों, लिविंग है। अब ये सारे ही एग्जाम्पल को देखते हुए, जैसे कि ब्रीदिंग है, मूवमेंट है, ग्रोथ है, ये सब में आपको एक आइडिया आ रहा होगा कि देयर आर सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स आर गोइंग ऑन। अब ये जो मूवमेंट है या तो ग्रोथ रिलेटेड हो सकती है या तो ग्रोथ रिलेटेड नहीं भी हो सकती है। तो ये कॉमन एविडेंस हो गया टू डिसाइड कि कोई भी चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अब बच्चों ये जो ग्रोथ है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ये विजिबल हो। देर आर सर्टेन ग्रोथ जो कैसी होंगी, इनविजिबल होंगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों इनविजिबल मूवमेंट्स की। तो जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी सेल में मूवमेंट होती है वो जरूरी नहीं है कि आपको दिखाई ही दे। तो वो जो इनविजिबल मूवमेंट होती है बच्चों, जो हमें अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है बच्चों, वो होती है हमारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अब क्लास 9th में ऑलरेडी आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है एंड यू अंडरस्टैंड दैट सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं और वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते हैं। अब हम सेल को ही नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनको तो हम नहीं ही देख सकते हैं। बट हमें पता तो है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, मूव हो रहे हैं। तो एक जो कॉमन क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो हम क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे मॉलिक्यूलर मूवमेंट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है क्या ये लाइफ के लिए नेसेसरी है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ, कैसे जस्टिफाई करेंगे। सो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ वायरसेस कि जो वायरसेस हैं दे डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। कब, जब वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं होते हैं तब वो किसी भी टाइप की मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है कि अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में है तब वो अलाइव होते हैं। क्यों, क्योंकि तब उनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर अगर वो किसी नॉन लिविंग के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब लिविंग के बाहर है, तो वो केस में वो कैसा होगा बच्चों, नॉन लिविंग होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ। तो फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, उस सेल को मेंटेन करने के लिए, क्या कहा बच्चों मैंने, उस सेल को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा बच्चा, लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सेल का पार्ट हो या बॉडी का पार्ट हो, वो किससे बना होगा, मॉलिक्यूल से। तो अब अगर इनको हमें रिपेयर और मेंटेनेंस करने की जरूरत है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी मॉलिक्यूल्स की। सो अब हम समझते हैं वाटर लाइफ प्रोसेस। तो ऐसे सारे प्रोसेस जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, फॉर दीज मेंटेनेंस जॉब। अभी हमने पढ़ा कि बॉडी की रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए जो सारे प्रोसेस हैं उन्हीं को कहा जाता है बच्चों लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के सारे एग्जाम्पल मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। अब यहाँ से बच्चों छोटे छोटे डेफिनेशन है जो आपको एनसीईआरटी से प्रिसाइजली पढ़ना है, ताकि बोर्ड में जब डेफिनेशन वाला जब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो उसमें आपको एनसीईआरटी के डेफिनेशन लिखनी होती है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब आपको सारे लोगों को पता है ऑलरेडी कि रेस्पिरेशन क्या होता है। फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन। सो द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, यहाँ पे आप ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन लिख सकते हैं। कहाँ से ऑक्सीजन हम लेंगे, सो फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और उसको यूज करेंगे किस लिए, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेस। किस लिए फूड को ब्रेक डाउन करना है, फॉर सेलुलर नीड्स। अब यहाँ पे सेलुलर नीड्स ना लिखकर आप एनर्जी प्रोडक्शन अगर लिखते हैं तो पार्शियली इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज किए जाएंगे। तो आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन यही लिखनी है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेस फॉर सेलुलर नीड्स इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब हमने 9th में पढ़ा हुआ है बच्चों कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब उनमें स्पेशल टिश्यूज होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। वही इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई भी स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स या टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो क्या उसमें डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेस होते हैं, तो हाँ, उनकी जो सिंगल सेल होती है दैट इज एबल टू परफॉर्म all the different types of life process. Q. So in case of single celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed. Why? तो इसमें सब पूछा जा सकता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स की जरूरत क्यों नहीं होती है। सो यू हैव टू राइट बिकॉज जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं their entire surface of the organism is in direct contact with the environment। तो जो भी चीजें उसको environment से चाहिए सिंपल डिफ्यूजन से वो अपटेक कर लेगा, और जो भी रिमूव करना है वो सिंपल डिफ्यूजन से चीजें डिफ्यूज हो जाएंगी, बॉडी के बाहर चली जाएंगी। दैट्स वाई दे डोंट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, उनका बॉडी का साइज लार्ज होता है और उनकी जो बॉडी डिजाइन है, मतलब जो बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ज्यादा होती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में उनके जो सारे सेल्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे इन्वायरमेंट के, तो इसलिए सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट बी एबल टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल्स। तो अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक ऑर्गन्स क्यों नहीं होते हैं, और दूसरा पूछा जा सकता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें सिंपल डिफ्यूजन सफिशियंट क्यों नहीं होता है सारी सेल्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। तो ये वाले पैराग्राफ को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अब तक अपन समझ चुके हैं कि स्पेशल ग्रुप ऑफ टिश्यूज, स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा एक दूसरा टाइप का लाइफ प्रोसेस है दैट इज एक्सक्रीशन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हमें पता है कि हमारी बॉडी की जो भी सारी सेल्स हैं उनमें कंटिन्यूअस होता रहता है केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो जो भी सारे कार्बन सोर्सेस हैं, तो कार्बन सोर्सेस क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है एंड लिपिड हो सकता है, along with the ऑक्सीजन यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें प्रोडक्ट के साथ साथ रिलीज होता है बच्चों बाई प्रोडक्ट। अब ये जो बाई प्रोडक्ट हैं वो यूजलेस तो होते ही हैं, यूजलेस होने के साथ साथ वो हमारी सेल्स के लिए क्या होते हैं बच्चों, हार्मफुल होते हैं। So these waste byproducts are needed to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion। तो excretion क्या है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो बाई प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं हमारी सेल्स में, उनको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों एक्सक्रीशन। सो दिस इज इन मेनली रिमूवल ऑफ लिक्विड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। एंड टेक्स्ट क्वेश्चन पहला, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, क्यों, क्योंकि उनके जो भी सारे सेल्स हैं वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। व्हाट क्राइटेरिया डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, तो ये भी मैंने आपको सारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ब्रीदिंग, प्लांट के केस में ग्रोथ। What are outside raw material used for, जो बाहर के रॉ मटेरियल कोई भी ऑर्गेनिज्म ले रहा है तो वो किस लिए ले रहा है बच्चों, टू फुलफिल देयर सेलुलर नीड्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर, टू फुलफिल देयर सेलुलर नीड्स, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और बिल्डिंग मटेरियल्स। What process would you consider essential for maintaining life? तो different types of life processes। तो पहले टाइप का हम लाइफ प्रोसेस डिस्कस करेंगे बच्चों, दैट इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है और उसको यूटिलाइज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड द बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो हम समझते हैं कि अब ये जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपना फूड मिलता कहाँ से है, तो कहाँ से मिलेगा, तो बट ऑब्वियस उनके इन्वायरमेंट से मिलेगा। तो पहले हम समझते हैं ऑटोट्रॉप्स के डेफिनेशन। तो प्रिसाइजली हम यहाँ से पढ़ेंगे, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल। सिंपल फूड मटेरियल कहाँ से इनको मिला है बच्चों, इनको मिला है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस। यू हैव टू मार्क दिस वर्ड बच्चों, from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water, and these organisms are known as autotrophs। अगर आपको पूछ लिया बच्चों define autotrophs, so you have to write this definition कि ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल फूड मटेरियल को यूज करते हैं, जिसको उन्होंने ऑब्टेन किया है कहाँ से, तो इनऑर्गेनिक सोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल तो हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। In case of some bacteria, you can write cyanobacteria, that is chlorophyll containing bacteria, and they are also known as बच्चों blue green algae। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों ही चीजें क्या हैं, सेम ही चीजें हैं। Apart from these, there are certain organisms who utilize complex substances। ठीक है, तो कुछ ऐसे, ये तो सिंपल सब्सटेंसेस को यूज किया, पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो अब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उन्होंने एज ए फूड ऑब्टेन किया है, दे हैव टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वंस। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करने में जो मटेरियल या जो कंपाउंड हेल्प करेगा बच्चों, उसको कहा जाता है बायो कैटलिस्ट, दैट इज एंजाइम्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम बहुत सारे टाइप्स के एंजाइम्स पढ़ने वाले हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंजाइम्स। तो एंजाइम्स आर सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंसेस, मेनली प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जो क्या करते हैं, दे हेल्प टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यहाँ से हम हेटेरोट्रॉप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म who depends directly or indirectly on autotrophs। heterotrophs के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, all of the animals and fungi। तो यहाँ से आपको डिफरेंस बिटवीन autotrophs and heterotrophs आना चाहिए। फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म है
उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको ही कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसमें जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों, ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉप्स सब्सटेंस आउटसाइड से लेगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और उनको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस पैराग्राफ से हमें सिर्फ ये याद रखना है बच्चों कि जो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बनाता है उस कार्बोहाइड्रेट को अब वो पूरा तो एक साथ यूज नहीं करेगा, तो जो एडिशनल कार्बोहाइड्रेट है उसको वो स्टोर करके रखता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सिमिलरली जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम हैं, तो हमने जैसे एक साथ खाना खाया, पूरा खाना जो हमने खाया है एक साथ तो हमारी सेल्स यूज नहीं करेंगी, तो हम भी फूड मटेरियल को स्टोर करके रख लेते हैं अपनी बॉडी में, किस फॉर्म में, तो ग्लाइकोजन फॉर्म में। तो ये है हमारे फूड स्टोरेज का फॉर्म। प्लांट के केस में स्टार्च होता है बच्चों और एनिमल्स के केस में ग्लाइकोजन होता है। ये है हमारे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। इसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे, सीधे इक्वेशन उठा के यहाँ पे O2 की जगह पे CO2 दे के O2 प्लस CO2 दे के आपको कंफ्यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। So you have to remember this equation, CO2 plus H2O in the presence of chlorophyll and sunlight will form glucose, that is C6H12O6 plus oxygen and water का molecule इसमें रिलीज होगा बच्चों। Now you have to understand the mechanism of photosynthesis। क्या समझना है बच्चों हमको, mechanism of photosynthesis। तो इसके लिए आपको ये 3 स्टेप्स पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो 9th में हमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट की सेल में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है, टू ट्रैप द सनलाइट। तो पहला काम स्टार्ट कैसे होगा, तो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगा, दैट इज लाइट एनर्जी, एंड फर्दर व्हाट विल हैपन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें बच्चों, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू केमिकल एनर्जी में। कैसे, तो बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहला स्टेप क्या है, सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा बच्चों। तो वाटर ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। सो यू हैव टू रिमेम्बर कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो कहाँ से आई है बच्चों, H2O से आई है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, याद रखेंगे। थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन तो एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया और वो जो हाइड्रोजन है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये देखिए ये C और ये O और इनके बीच में क्या आ गया है, हाइड्रोजन। तो फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स अगर मैकेनिज्म पूछे जाए, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सेकंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल, कैसे, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये डायग्राम पे ध्यान देते हैं बच्चों, अगर आप लीफ का क्रॉस सेक्शन लेके देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, तो सबसे पहले तो ये अपर एपिडर्मिस दिखाई देगा, लोअर एपिडर्मिस दिखाई देगा। अब बीच में ये ऐसे सेल्स अरेंज्ड हैं, लीफ के सेल्स हैं बच्चों जिनको कहा जाता है मीजोफिल सेल्स। 9th में हमने पढ़ा था क्लोरेनकाइमा, मीजोफिल सेल्स, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। तो ये देखिए इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और ये दो फॉर्म में अरेंज होती है, इसको पैलिसेड कहा जाता है और इसको स्पॉन्जी कहा जाता है, बट आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये लीफ का एपिडर्मिस है। तो लोअर सरफेस पर इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, लोअर सरफेस पर लीफ में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जो स्टोमेटा है वो अपर सरफेस पर प्रेजेंट है कि लोअर सरफेस पर। सो यू हैव टू रिमेम्बर कि जो स्टोमेटा है वो ज्यादा अमाउंट में लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। सो इट इज प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस दैट इज सराउंडेड बाई गार्ड सेल। आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, ठीक है, पर ये जो गार्ड सेल्स है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट्स।
अब हमने पढ़ लिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। तो नाउ लेट्स प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी कि किस तरह से ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। तो बच्चों ये जो भी सारे एक्सपेरिमेंट दिए हैं इसमें आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस वाले एक्सपेरिमेंट करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लांट को डिस्टार्च करेंगे। प्लांट को डिस्टार्च कैसे किया जाएगा, तो प्लांट को डार्क कंडीशन में रखा जाएगा। डार्क कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे उसको सनलाइट ना मिल रही हो। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो स्टार्च नहीं बना पाएगा, स्टार्च नहीं बना पाएगा तो जो स्टार्च उसने ऑलरेडी स्टोर किया है उसको वो यूटिलाइज कर लेगा और प्लांट क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टार्च हो जाएगा। तो प्लांट्स को जनरली डार्क कंडीशन में रखा जाता है फॉर 3 days डिस्टार्चिंग के लिए। डिस्टार्चिंग मतलब टू रिमूव ऑल द स्टार्च। उसके बाद हमें डिस्टार्चिंग करने के बाद उसको वापस सनलाइट में रखना है 6 hours के लिए। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें वेरीगेटेड लीफ लेनी है, मतलब एक ऐसी लीफ जिसका कुछ पार्ट ग्रीन और कुछ पार्ट कैसा हो बच्चों, येलोइश। तो जो पार्ट येलोइश है मतलब वहां पे क्लोरोफिल एब्सेंट है। अब वापस हम इसको 6 hours के लिए धूप में रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो लीफ है उसको हम प्लांट से अलग करेंगे और हम उसको पानी में थोड़ी देर के लिए बॉईल करेंगे। बॉईल क्यों करना है, टू किल द सेल्स, ताकि इसके बाद अब कोई भी फोटोसिंथेसिस ना हो। आफ्टर दिस हम उसको अल्कोहल में डुबो के रख देंगे। क्यों, अल्कोहल में डिप करने की वजह से जो ग्रीन कलर है वो इसका अपन को रिमूव करना है। उसके बाद हम इस लीफ पे टेस्ट करेंगे आयोडीन का। आयोडीन का टेस्ट करेंगे बच्चों, तो जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहां पे क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। तो जहां पे स्टार्च बनेगा आयोडीन उसके साथ क्या देगा, ब्लैक एंड ब्लू कलर। और लीफ का वो पार्ट जहां पे क्लोरोफिल नहीं था तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई और स्टार्च नहीं बना, इसलिए वो डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं देगा। हेंस प्रूव्ड कि क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये वाला जो पैराग्राफ है बच्चों, इस पैराग्राफ से एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही आसान सी चीज है। पहले तो आपको इमेज देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा स्टोमेटा ओपन है और कौन सा स्टोमेटा क्लोज है। तो आपको ध्यान देना है शेप ऑफ गार्ड सेल पर, कि अगर गार्ड सेल्स हमारी ऐसे प्रॉपर किडनी शेप है मतलब स्टोमेटा हमारा क्या है बच्चों, ओपन है। और अगर गार्ड सेल हमारी श्रिंक हो गई है मतलब स्टोमेटा क्या हो गया बच्चों, बंद हो गया है। तो स्टोमेटा होता क्या है, तो ऐसे पोर होता है दैट इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, तो ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। स्पेसिफिकली प्लांट्स को ये कार्बन डाइऑक्साइड लेने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कब चाहिए बच्चों, सिर्फ दिन में चाहिए। इसलिए जनरली प्लांट्स नाइट में अपना स्टोमेटा क्लोज करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि स्टोमेटा खुलता तो गैसियस एक्सचेंज के लिए है पर साथ में प्लांट का वाटर उससे क्या हो जाता है बच्चों, रिमूव हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट्स अपने स्टोमेटा को सिर्फ तब यूज करेगा जब उसकी जरूरत होगी तब। यहाँ पे एक लाइन अपन ध्यान देंगे बच्चों कि जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट कहाँ पर है, सिर्फ लीफ की सरफेस पर है। स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, गैसियस एक्सचेंज। बट प्लांट का जो डिफरेंट पार्ट है जैसे कि स्टेम है, रूट्स है एंड लीव्स है, इसमें स्टेम एंड रूट्स में स्टोमेटा एब्सेंट होता है बट गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि स्टेम एंड रूट्स में स्टोमेटा नहीं है तो वहां पे गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। तो गैसियस एक्सचेंज प्लांट के ऑल पार्ट्स में होता है पर लीफ में गैसियस एक्सचेंज के लिए प्रेजेंट होता है स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज स्टोमेटा। Now we have to understand opening and closing of stomata. Stomata open कैसे होगा बच्चों, तो जब प्लांट में एक्सेस वाटर हो जाएगा, वाटर का अमाउंट इंक्रीज होगा तो ये गार्ड सेल के अंदर क्या जाएगा बच्चों, वाटर एंटर करेगा। वाटर एंटर करने से वजह से कोई भी सेल क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। तो ये गार्ड सेल हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, वाटर एंट्री होने की वजह से स्वेल हो जाएगी और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब जब पानी गार्ड सेल के अंदर एंटर किया तो अब क्या करेगा, ये गार्ड सेल से वाटर क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो ड्यू टू एग्जिट ऑफ वाटर जो हमारी गार्ड सेल है बच्चों वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगी। और श्रिंक होने की वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज हो जाएगा।
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो गार्ड सेल है दैट विल स्वेल कब, जब उसमें वाटर एंटर करेगा और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगी, मतलब वाटर जब उसमें से एग्जिट कर जाएगा, तब स्टोमेटा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज हो जाएगा। नाउ विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में अपन को क्या करना है बच्चों, अपन को 2 पॉटेड प्लांट लेना है। 2 क्यों लिया, ये जो है ये हमारा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट होगा। इसमें अपन कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस देखना है, मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सो वी विल टेक द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे, इसको ग्लास जार से कवर कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो वहां पे जितना भी CO2 होगा, इन केस ऑफ प्लांट ए पूरा CO2 KOH एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इस प्लांट को CO2 नहीं मिलेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। प्रोसेस वुड बी सेम। सबसे पहले हम प्लांट को क्या करेंगे, अंधेरे में 3 दिन के लिए रख के उसको डिस्चार्ज करेंगे। उसके बाद 1 गिलास जार के अंदर हम रख देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या फंक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें अपन को एक एडिशनल स्टेप करना है बच्चों, इसमें हमें अप्लाई करना है वैसलीन। ये जो बॉटम है उसको सील करने के लिए, क्यों, क्योंकि हमें इसको बनाना है एयर टाइट कंटेनर, ताकि CO2 एक्स्ट्रा इसमें ना आ सके। इस एक्सपेरिमेंट को हमें सनलाइट में सिर्फ कितनी देर के लिए रखना है, 2 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसके लिए 2 आवर वुड बी सफिशियंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। 2 आवर्स के बाद अपन क्या करेंगे, दोनों ही प्लांट से एक एक लीफ प्लग करेंगे और उसके ऊपर अगेन वही फिर बॉईल करेंगे, अल्कोहल में रखेंगे और हम करेंगे आयोडीन का टेस्ट। इसमें हमें रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, कि जो ए वाला प्लांट का लीफ है उसमें स्टार्च का टेस्ट नेगेटिव आएगा, मतलब आयोडीन ऐड करने के बाद ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें CO2 अवेलेबल ही नहीं थी। जो सारी CO2 थी वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया था, KOH ने। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया था। वाइल इन दिस केस प्लांट फोटोसिंथेसिस किया था, और इसके केस में होगा स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट, दैट इज डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर। ओके बच्चों, चलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड तो अपन ने पढ़ लिया। अब हमें पता है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। और प्लांट वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा विद द हेल्प ऑफ रूट्स। अपार्ट फ्रॉम द वाटर, इसके साथ में 4 मिनरल यहाँ पे मेंशन्ड है जो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। जो नाइट्रोजन है उसका क्या यूज है, तो दिस इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड, दैट इज मेनली अवर न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA। नाइट्रोजन प्लांट किस फॉर्म में लेगा, तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी ले सकता है एंड ऑर्गेनिक फॉर्म में भी ले सकता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म क्या हो जाएगा, नाइट्रेट्स हो जाएगा और नाइट्राइट्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ बच्चों। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बच्चों, इसके मेनली हम 3 टाइप पढ़ने वाले हैं। एक हमारा है बच्चों सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हो जाएगा बच्चों हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक हो जाएगा हमारा बच्चों पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए, तो अब ये हेटेरोट्रॉफिक में इन तीनों में से कौन सा टाइप होगा, वो डिपेंड किस पर करता है, टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल, मतलब उसके सराउंडिंग में कौन से टाइप का फूड है और कितना अवेलेबल है, और डिपेंड करेगा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है किस मोड से फूड को ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड को ब्रेक डाउन कहाँ करेंगे, आउटसाइड द बॉडी, और उसके बाद वो क्या कर लेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका हम एग्जाम्पल याद रखेंगे। आपको याद क्या रखना है वर्ड की, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को अपने बॉडी से बाहर डिग्रेड करेंगे और फिर न्यूट्रिएंट को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ऐसा कौन करता है, फंगाई, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड मशरूम। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो होल फूड मटेरियल, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर ले लेंगे, उसके बाद उसको बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे। किसकी हेल्प से, तो एंजाइम की हेल्प से, ठीक है बच्चों। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फूड को
होल मटेरियल मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपटेक कर लेगा। वही कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं प्लांट और एनिमल से विदाउट किलिंग देम, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है बच्चों पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आप इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे, दैट इज कसकटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म। तो आपको तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन के डेफिनेशन और सारे ये एग्जाम्पल आपको जो भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो पता होने चाहिए। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में, तो इन अमीबा में। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड का भी और आपके स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है, आपको क्या बनाना है, सिर्फ 4 ही डायग्राम बनाना है बच्चों, है ना। ये 4 डायग्राम के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। चलिए पहले मैं आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझाती हूँ। बच्चों जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो मेनली कंप्लीट होता है कितने स्टेप में, तो ये मेनली कंप्लीट होता है हमारे 5 स्टेप में। आप याद रखेंगे आई डाई, क्या याद रखेंगे, आई डाई, ठीक है। आई फॉर हो जाएगा बच्चों इंजेशन, डी फॉर हो जाएगा बच्चों डाइजेशन, ए फॉर हो जाएगा बच्चों एब्जॉर्प्शन, ये ए फॉर हो जाएगा बच्चों एसिमिलेशन, और ई फॉर हो जाएगा बच्चों इजेशन। तो जो भी पूरा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में होता है पैरामीशियम में, हमारे केस में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। तो जैसे इंजेशन में क्या आ जाएगा, आपने खाने को खाया वो इंजेशन, फिर उसका जो ब्रेक डाउन होगा दैट इज डाइजेशन, फिर ब्रेक डाउन के बाद जो न्यूट्रिएंट है उनका होगा एब्जॉर्प्शन, और वो जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट है उनको यूज किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी दैट इज एसिमिलेशन, और लास्टली जो वेस्ट मटेरियल बनेगा ब्रेक डाउन के टाइम पर उसको क्या किया जाएगा बॉडी से रिमूव, दैट इज इजेशन। चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले तो अमीबा के केस में अमीबा का शेप क्या होता है, इरेगुलर होता है। जैसे ही ये फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, दैट इज नोन एज स्यूडोपोडिया। फिर ये स्यूडोपोडिया को बंद कर लेता है एंड दिस फॉर्म्स फूड वैक्यूल, जिसके अंदर क्या होता है फूड कंपोनेंट का डिग्रेडेशन होता है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा और साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट यूज किया जाएगा फॉर द डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज। चलिए एनसीईआरटी से रीड करते हैं बच्चों। देखिए अमीबा में यू हैव टू एक्सप्लेन इट टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन दैट इज स्यूडोपोडिया ऑफ द सेल सरफेस, जो किससे फ्यूज होगा फूड पार्टिकल से, और क्या बना लेगा बच्चों फूड वैक्यूल। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस, और ये जो सिंपल सब्सटेंसेस है वो वैक्यूल में से डिफ्यूज हो जाएगा किसमें, साइटोप्लाज्म से, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन से सेल से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा बच्चों। पैरामेसियम ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो स्लीपर शेप होता है, ठीक है, तुम्हारे चप्पल के शेप का होता है। इसमें कैसे फूड का ऑब्टेन होगा बच्चों, तो इसका एक डेफिनेट शेप होता है स्लीपर शेप जो मैंने आपको बता दिया। इसमें फूड का अपटेक होता है एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, यू हैव टू रिमेम्बर दिस वर्ड कि जो पैरामीशियम है वो फूड को अपटेक करता है इन अ स्पेसिफिक स्पॉट। उसके बाद फूड मूव होता है दिस स्पॉट से विद द हेल्प ऑफ सिलिया, और सिलिया जो है वो पैरामीशियम के पूरे बॉडी सरफेस पर कवर्ड होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ने से पहले यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डायग्राम को आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। लेवलिंग इंपॉर्टेंट है, सो डाइजेशन में रोल है टंग का, माउथ दैट इज बकल कैविटी, एसोफेगस दैट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। उसके बाद आ जाएगा हमारा बच्चों स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, अपेंडिक्स दैट इज रूडिमेंट्री ऑर्गन मतलब यूजलेस ऑर्गन, इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, लिवर एंड पेनक्रियाज अलॉन्ग विद द सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में होगी। तो ये सारे ऑर्गन मिलके हेल्प करेंगे बच्चों हमारे न्यूट्रिशन के सेकेंड स्टेप में दैट इज डाइजेशन, ठीक है। चलिए अब इसको मैं आपको समझाती हूँ बच्चों थोड़ा अपने तरीके से, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। बच्चों जैसे ही आप
किसी भी टाइप के फूड को क्या करेंगे, अपटेक करेंगे। आप फूड को अपटेक करेंगे, फूड कहाँ पर जाएगा, बकल कैविटी में जाएगा। कहाँ पर जाएगा बच्चों, फूड जाएगा बकल कैविटी में। हमारे बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट है टीथ, और हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट है टंग, और हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट है बच्चों सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जैसे ही फूड आप रखेंगे कहाँ, मुंह के अंदर, तो आपके दांतों से आप टीथ को, मतलब दांतों से टीथ से आप क्या करेंगे, फूड की च्यूइंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, और टंग क्या करेगा, सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करेगा। उसके बाद बच्चों आपको याद रखना है कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है बच्चों, जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है बच्चों, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टाइलिन। ये एंजाइम क्या करता है बच्चों, जो भी आपके फूड में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, क्या कहा बच्चों कि आपके फूड में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको ये सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट कर देता है किसमें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, दैट इज सिंपल शुगर में। तो माउथ में फूड के कौन से कंपोनेंट का डाइजेशन होगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, और इसके बाद फूड कहाँ पास हो जाएगा, इनटू फूड पाइप, दैट इज एसोफेगस, एंड विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप जो हमारा खाना है वो कहाँ पर पहुंच जाएगा बच्चों, स्टमक में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक डायग्राम है कि खाना एसोफेगस से कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में, और फिर स्टमक में डाइजेशन के बाद मूव होते हुए आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके मेनली 3 पार्ट है, एक हो जाएगा डिओडेनम, दूसरा हो जाएगा हमारा जेजुनम, और थर्ड पार्ट होता है बच्चों इसका एलियम। और ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों, सीकम है, कोलोन है, ठीक है, ये सब किसका पार्ट है, ये सब पार्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। तो हम सबसे पहले स्टमक में पढ़ते हैं डाइजेशन। तो बच्चों मैंने बताया कि माउथ में फूड डाइजेशन होने के बाद एसोफेगस से कहाँ पहुंच जाएगा, स्टमक में पहुंच जाएगा। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारी डाइजेस्टिव वॉल्स हैं, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी वॉल है वो कवर्ड है मसल्स से, और यहाँ पे मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और इनकी वजह से जो मूवमेंट होती है उसको कहा जाता है पेरिस्टैल्सिस। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में थ्रू आउट क्या होता है बच्चों, पेरिस्टैल्सिस, जो हेल्प करता है फूड को मूव करने में, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ मूव होने में। अब जो हमारी स्टमक की वॉल है बच्चों, इसमें प्रेजेंट होती हैं स्मॉल ग्लैंड्स जिनको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 टाइप की चीजें सिक्रीट होती हैं बच्चों। एक होता है हमारा एंजाइम, दैट इज पेप्सिन, दूसरा होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक थर्ड कंपाउंड होता है दैट इज म्यूकस। इन तीनों का हम काम समझते हैं बच्चों। अब ये जो फूड यहाँ पे एंटर करेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो एंजाइम है वो क्या है, पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करेगा बच्चों, हमारे प्रोटीन में, मतलब हमारे फूड में जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन कर देगा, किसमें, तो उसको ये ब्रेक डाउन कर देगा इनटू डाइपेप्टाइड्स और प्रोटियोम्स। ठीक है, अब ये जो पेप्सिन है ना बच्चों, ये काम करने के लिए इसको थोड़ा माहौल चाहिए। कैसा माहौल चाहिए, इसको चाहिए एसिडिक इन्वायरमेंट, और एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट कौन करेगा बच्चों, HCl। तो जैसे ही फूड एंटर करेगा स्टमक में, सबसे पहले क्या सीक्रेट होगा, HCl, एंड HCl सिक्रीशन की वजह से पेप्सिन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और फूड में जो प्रोटीन है उसको ये कर देगा ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे जो HCl है बच्चों, इसका pH होता है अराउंड 1.5 to 2, जो कि हाईली एसिडिक है। क्योंकि ये हाईली एसिडिक है तो ये स्टमक की वॉल को क्या कर सकता है, इरोड। तो ऐसा ना हो, तो स्टमक की वॉल को एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है बच्चों, म्यूकस होता है। तो म्यूकस की लेयर क्या करती है, जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो एसिड है उसका एक और फंक्शन है, क्या फंक्शन है, तो अगर आपके खाने में कोई भी टाइप का पैथोजन प्रेजेंट है तो ये पैथोजन को क्या करता है बच्चों, ये कर देता है पैथोजन को डिग्रेड। अब स्टमक में डाइजेशन के बाद फूड कहाँ जाएगा बच्चों, स्टमक में डाइजेशन के बाद फूड जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से आपको सिर्फ ये समझना है बच्चों कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड एंटर करेगा
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड हेल्प करेंगी, एक तो लिवर और दूसरा कौन हेल्प करेगा बच्चों, पैंक्रियास। यहीं पर बता देती हूँ कि लिवर सिक्रीट करता है क्या, बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रीट होता है लिवर में और बाइल जूस स्टोर होता है कहाँ पर, तो गैल ब्लैडर में। पैंक्रियास सिक्रीट करता है हमारा दूसरे टाइप का जूस, दैट इज पैंक्रियाटिक जूस। तो ये दोनों ही टाइप के जूस, बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस, कहाँ पहुंचेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे ये अपना काम क्या करेंगे बच्चों, दिखाएंगे। इनका काम क्या है, तो डाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बाइल जूस का फंक्शन बताती हूँ। जो बाइल जूस है बच्चों, तो पहले तो जो फूड आया है स्टमक से वो कैसा है, एसिडिक है। तो बाइल जूस में जो बाइल सॉल्ट है वो फूड को क्या बना देंगे, अल्कलाइन बना देंगे। अलोंग विद दैट बाइल जूस का जो दूसरा फंक्शन होता है बच्चों, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, तो जो हमारा फैट होता है वो वाटर में इंसॉल्युबल होने की वजह से ऐसे फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब लार्ज साइज ऑफ फैट के मॉलिक्यूल्स जिसको एंजाइम एक्सेस नहीं कर सकता है। तो जो लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट्स होते हैं बच्चों, उनको बाइल जूस ऐसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि एंजाइम इसको क्या कर सके, इजिली डाइजेस्ट कर सके। तो ये जो कन्वर्जन है फ्रॉम लार्जर मॉलिक्यूल टू स्मॉलर मॉलिक्यूल इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। इसके बाद जो हमारा पेंक्रियाटिक जूस है बच्चों, इसमें तीन टाइप के एंजाइम होते हैं। एक होता है हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा होता है बच्चों हमारा ट्रिप्सिन और थर्ड एंजाइम होता है बच्चों लाइपेज। लाइपेज डिग्रेड करेगा किसको, लिपिड को। ट्रिप्सिन डिग्रेड करेगा किसको बच्चों, तो ट्रिप्सिन डिग्रेड करेगा प्रोटीन को। और अमाइलेज डिग्रेड करेगा कार्बोहाइड्रेट को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, फाइनल डाइजेशन। फूड के जितने भी सारे कंपोनेंट हैं वो सारे यहाँ पर फाइनली डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो चलिए सेम चीज हम एनसीईआरटी से जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं बच्चों। मैंने आपको समझाया बच्चों कि जो भी फूड तुमने खाया वो कहाँ पर जाएगा, बकल कैविटी में जाएगा। ठीक है, और बकल कैविटी में फूड को हम क्या करेंगे, च्यू करेंगे, ग्राइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ टीथ। किसकी हेल्प से करेंगे बच्चों, विद द हेल्प ऑफ टीथ। और जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलता है, पानी। और वो पानी एक्चुअली पानी नहीं है बच्चों, वो पानी क्या है बच्चों, सलाइवा। और सलाइवा सिक्रीट कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सिक्रीट करता है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सलाइवा है इसमें प्रेजेंट है एक एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। इसका क्या फंक्शन है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, सिंपल शुगर में। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब सलाइवा मिक्स होने की वजह से फूड जो है बहुत ही ज्यादा स्मूथली मूव करता है हमारे माउथ में, और फिर कहाँ चला जाएगा बच्चों, एसोफेगस में चला जाएगा। अब इसोफेगस में जो फूड मूव हो रहा है यहाँ से यहाँ, जो ऐसे फूड हमारा मूव करेगा बच्चों, तो वो कैसे मूव करेगा, विद द हेल्प ऑफ हमारा जो इसोफेगस है दैट इज मस्कुलर ऑर्गन। तो इसोफेगस में जो मसल्स हैं उनका जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उसको कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और जो प्रोसेस होता है बच्चों दैट इज नोन एज पेरिस्टालसिस। तो माउथ से फूड को स्टमक तक लेके जाने वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, फूड पाइप, दैट इज ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस। अब स्टमक की बात करें तो ये एक लार्ज ऑर्गन है जो एक्सपेंड होगा कब, जब इसमें फूड करेगा एंटर। अब जो स्टमक की मस्कुलर वॉल्स है तो अगेन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा और फूड की मिक्सिंग होगी किसके साथ, तो डाइजेस्टिव जूस के साथ। डाइजेस्टिव जूस क्या है, डाइजेस्टिव जूस वही जूस है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड ने सिक्रीट किया है, दैट इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक जूसेस। क्या कहते हैं इसको, गैस्ट्रिक जूसेस। तो स्टमक में प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो रिलीज करेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, और एक प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम दैट इज पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या करेगा, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। जूस किसके लिए सुटेबल है, पेप्सिन नाम के एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। ठीक है, और म्यूकस क्या करेगा, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा किससे, तो फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है।
अब लो आपने नॉर्मली सुना होगा, लोग ऐसे कंप्लेन करते रहते हैं, यार बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है। बहुत ज्यादा एसिडिटी मतलब HCl प्रोडक्शन उनका तब हो रहा है जब उन्होंने खाना खाया भी नहीं है। अब बच्चों स्टमक से फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लौट आए स्टमक में, या तो स्टमक से खाना लौट आए मुंह में। कभी कभी लौट भी आता है जो वॉमिट होती है। तो अब ऐसा ना हो उसके लिए क्या होते हैं बच्चे? स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। स्फिंक्टर मसल्स मतलब रिंग लाइक मसल्स होते हैं जो फूड की बैक फ्लो को क्या करेंगे? प्रिवेंट करते हैं बच्चों। तो स्टमक से फूड एंटर कर जाएगा कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, पर वो बहुत कम जगह में फिट किया गया है, इसलिए उसमें होती है बहुत ज्यादा क्वाइलिंग। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि जो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हर्बीवोर्स में क्या होती है? बड़ी होती है, पर कार्निवोर्स में क्या होती है? छोटी। ऐसी क्यों? So herbivores have longer small intestine. क्यों? Because they need to degrade the cellulose. वो जो ग्रास खा रहे हैं उसमें सेलुलोज प्रेजेंट है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनको ज्यादा टाइम चाहिए, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। जबकि जो कार्निवोर है वो क्या होते हैं? मीट खाते हैं, और दैट इज वेरी इजियर टू डाइजेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो एनिमल प्रोटीन है। तो इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसी होती है बच्चों? वो होती है शॉर्टर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है? दैट इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कंपोनेंट। किसको डाइजेस्ट करना है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को एंड फैट्स को। तो अब इसको क्योंकि फाइनल डाइजेशन करना है तो इसको चाहिए हेल्प। तो इसको हेल्प कौन करेगा बच्चों? इसको हेल्प करेगा लिवर एंड पैंक्रियाज। ठीक है। लिवर कैसे हेल्प करेगा? तो स्टमक से जो फूड आया है वो कैसा है? एसिडिक है, और उसको बनाना है अल्कलाइन। क्यों अल्कलाइन बनाना है? क्योंकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, वो अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे। तो जो बाइल जूस है वो हमारे फूड को क्या कर देगा? अल्कलाइन कर देगा। उसके साथ साथ वो क्या करेगा बच्चों? फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है उनको वो किस में कन्वर्ट कर देगा? उनको वो कन्वर्ट कर देगा स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। क्यों? स्मॉलर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट होने से जो एंजाइम की एफिशिएंसी है, मतलब जो लिपिड को ब्रेक डाउन करने की एफिशिएंसी है, वो क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। जैसे आप एक पूरी किताब को कट करें और एक सिंगल सिंगल पेज को कट करें, तो कट करना किसको आसान होगा? तो सिंगल पेज को कट करना आसान होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा जिसमें ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है जो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा, और लाइपेज है जो लिपिड को डिग्रेड करेगा। लिपिड मतलब इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड किसने किया है? तो इमल्सिफिकेशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं उसमें भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करेगा, और इस इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों वो फाइनली जितना भी प्रोटीन है सबको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और फैट्स को कन्वर्ट कर देगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब सारे ही न्यूट्रिएंट सिंप्लीफाई हो चुके हैं बच्चों। अब बारी है किसकी? तो एब्जॉर्प्शन की बारी है। तो एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होगा बच्चों? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए एडाप्टेशन होता है। सो दे हैव न्यूमरस स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज नोन एज विलाई। विलाई का फंक्शन है इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे छोटे छोटे विलाई होते हैं जिनका फंक्शन होता है सरफेस एरिया बढ़ाना एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है बच्चों। अब ये जो विलाई है दे आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड में जाएगा, एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो सारी सेल तक पहुंचेगा, और सेल क्या करेगी? इस फूड को यूटिलाइज करेगी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, या तो नया टिश्यू बनाने के लिए, या तो पुराने टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए। अब जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे मेनली वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द जो मटेरियल है वो विद द हेल्प ऑफ एनस इजेशन के प्रोसेस से रिमूव हो जाएगा।
अब ये जो वेस्ट मटेरियल का रिमूवल है फ्रॉम एनस से, सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय एनल स्फिंक्टर। नाम याद रखेंगे बच्चों, क्या नाम है? एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर क्या होते हैं? तो रिंग लाइक मसल्स जो बैक फ्लो या तो अपन कह सकते हैं कि फूड की या किसी भी सब्सटेंस की एंट्री एंड एग्जिट को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। अब यहाँ पे डेंटल कैरीज हम पढ़ लेते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पे जो हमारा टीथ होता है उसकी जो हार्डर लेयर होती है वो इनेमल होती है, और उसके नीचे जो लेयर होती है बच्चों डेंटाइन होती है। अब अगर आप खाना खाया, आपने रात में ब्रश नहीं किया, तो उससे क्या होता है कि फूड के जो पार्टिकल्स है वो दांतों से क्या हो जाते हैं बच्चे? चिपक जाते हैं, और जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे? इन फूड पार्टिकल को डिग्रेड करेंगे। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जब फूड पार्टिकल को डिग्रेड करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं एसिड, और धीरे धीरे ये क्या कन्वर्ट बनाने लगेगा? प्लाक बनाने लगेगा। अगर प्लाक बन गया है तो सलाइवा आपके एसिड तक नहीं पहुंचेगा, और सलाइवा नहीं पहुंचेगा तो वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, और इसकी वजह से आपका जो इनेमल है वो क्या हो जाएगा? डिग्रेड, और दांतों में क्या हो जाएंगी? कैविटीज, दैट इज डेंटल कैरी। सो टू अवॉइड दिस आपको क्या करना है? सुबह शाम अपने दांतों को ब्रश करना है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑटो हेटेरोट्रॉफिक, बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल, मतलब CO2 कहाँ से मिलेगा, सनलाइट कहाँ से मिलेगी, वाटर कहाँ से मिलेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक, तो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा और पैथोजन को किल करेगा अगर फूड में प्रेजेंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा। लास्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजाइन किस तरह से है कि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सके। तो पहला तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, एंड दूसरा विलाई इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, जिसकी हेल्प से वो एब्जॉर्ब्ड फूड को सारी सेल्स तक क्या करेगा बच्चों? पहुंचा देगा। ठीक है बच्चों, इतना आ गया समझ में आप लोगों को। चलिए, तो ये डायग्राम आप याद रखेंगे बच्चों कि यहाँ पे क्या हुआ? डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो एक्स्ट्रा की चीजें हैं वो ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन से पास होते हुए यहाँ पे रेक्टम में स्टोर रहेंगी, और टाइमली यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एनस रिमूव होता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों रेस्पिरेशन।